हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है खूब बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आपका जो मॉडल नंबर 2 है, यानी सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 2 जो उसको लेकर आए हुए हैं साइंस का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो साइंस की सेट नंबर 2 को। सेट नंबर 2 में जो है 20 विकल्प है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे ही पहला था आपका, ठीक उसी प्रकार से ये जो है आपका दूसरा भी है। देखिए, इसमें पहला दिया गया है कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। किसी अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया कि न्यूटन ने दिया कि लेवाइजर ने दिया या मेंडल ने दिया? तो किसी अभिक्रिया का जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया? देखो, डाल्टन ने नहीं दिया, मेंडल ने भी नहीं दिया। अब इन दो में आपको बताना है न्यूटन ने दिया था कि जो है लेवाइजर ने दिया था। तो जो न्यूटन थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये आपको पता होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और भी नियम दिए हैं, और भी सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लेवाइजर ने दिया था इसका। ठीक, उसके बाद में दूसरा है कि निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो, इसमें अभिक्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। दो अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है और इसमें ऊष्मा का जो है हरासमेंट होता है। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, ये है कि प्रकाश संश्लेषण है, कि कोयले का जलना है, कि जल का अपघटन है। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो है जिसमें ऊर्जा नष्ट हो रहा है वो कौन सा अभिक्रिया है? देखो, इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, इसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन इसमें जो कोयला जलता है तो जो ऊष्मा निकलती है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए उसमें ऊर्जा का क्या होता है? क्षेपण होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, शुष्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नीले लिटमस पर क्या प्रभाव करता है? तो जो नीला लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, ये आप लोगों को बताना है। लेकिन आपका हाइड्रोक्लोरिक जो है वो कैसा है? शुष्क है। ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है? शुष्क है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है तुरंत आंसर क्या लगा देंगे कि लाल करेंगे, लेकिन नहीं, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए। 4 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होता है, आप लोग बताइए। चौथे का आंसर जल्दी से, चौथे का आंसर क्या होता है? देखो, जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चौथे का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर कौन सा चाहिए? CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तांबा, लोहा, सोडियम, जस्ता। इन चारों में से आपको बताना है। पांचवा का आंसर बताइए
कि जो है सबसे अधिक अपक्रियाशील आंसर, वो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सा है। ठीक है, तो अपक्रियाशील कौन सा है, तांबा नहीं है, जस्ता नहीं है, अब आपको लोहे और सोडियम में बताना है। तो सबसे अधिक कौन सा है, सोडियम। अयस्क का सांद्रण करने की विधि नहीं है, जो अयस्क होता है उसका सांद्रण हम किस विधि से नहीं कर सकते हैं, फ्लोटेशन द्वारा, भर्जन द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या धोवन द्वारा यानी धोकर। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा जो है आंसर सही होगा 6वां का। ठीक है, तो देखो एक ये जो है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, हम जैसे मान लीजिए कोई ऐसे वस्तु है उसमें बहुत सारा जो है लोहे का छीलन ऐसे भरा हुआ है, तो हम पृथक्करण किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम चुंबक इसमें घुमाएंगे तो लोहे की छीलन को क्या कर देगा, निकाल देगा, यानी पृथक्करण की ये विधि है। धोकर हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन द्वारा कर सकते हैं, किसके द्वारा नहीं कर सकते, तो भर्जन के द्वारा नहीं कर सकते, यानी आंसर आपका कौन सा सही है, बी नंबर सही है, बाकी आपका ये सब क्या है, गलत है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाइए 7वें पर। 7वां है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, 7वें का आंसर बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आपको बताना है 7वें का आंसर। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्केन है कि एल्कोहल है। ठीक है, यानी मान लो एक कार्बन से चारों जो है ये सब बंधा हो, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया आपका, एल्केन श्रेणी हो गई, यानी वैसे ही आंसर लगा दीजिए, एल्केन आपका कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर साबुन की सफाई क्रिया होती है अपचयन से, ऑक्सीकरण से कि माइसेल से या उदासीनीकरण से। जो साबुन की सफाई होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, तो अपचयन से नहीं होती, ऑक्सीकरण से नहीं होती, उदासीनीकरण से नहीं होती, किसके द्वारा होती है, माइसेल निर्माण से होती है साबुन की सफाई के लिए। ठीक है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत होती है, मानव का जो शरीर है उसमें जब हम भोजन करते हैं तो पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है कि मुख से शुरू होता है कि ग्रास नली से कि छोटी आंत से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरुआत हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। उसके बाद में फिर अगले प्रश्न पर आ जाइए 10 नंबर पे। 10 नंबर है कि जो है श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। जो हम श्वसन करते हैं यानी सांस ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया में जो है जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में उपस्थित होती है, कहाँ पे किस रूप में संचित होती है। तो ग्लूकोज के रूप में नहीं होती, ऑक्सीजन के रूप में नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नहीं होती, किसके रूप में होती है, एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। पादपों में उद्दीपन का संचार होता है, जो पादप होता है पौधा, उसमें उद्दीपन का संचार कैसे होता है, रक्त द्वारा, तंत्रिका द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर श्वसन द्वारा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो पादप होते हैं उनमें उद्दीपन का संचार किस प्रकार से होता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर 11 नंबर का आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पादप में जो उद्दीपन का संचार होता है वो किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, रक्त और तंत्रिका और श्वसन द्वारा नहीं होता। ठीक है, समजात अंग किसका प्रमाण है, अनुकूलन का, विकास का, अपसरण का या उत्परिवर्तन का। 12 नंबर का आंसर बताइए, समजात अंग किसका प्रमाण है। जो समजात अंग होता है,
ठीक है, वो किसका उदाहरण है? अनुकूलन का, विकास का, अपसरण का या फिर उत्परिवर्तन का। 12वें का आंसर बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। तो अनुकूलन का नहीं है, अपसरण का नहीं है, उत्परिवर्तन का नहीं है, किसका उदाहरण है? वो विकास का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में फिर 13 नंबर देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर। लिंग निर्धारण मानव में होता है माँ द्वारा, पिता द्वारा, दोनों द्वारा, पर्यावरण द्वारा। तो पर्यावरण तो है नहीं, ठीक है, और इस ये दोनों भी नहीं है। अब आपको ये बताना है कि माँ द्वारा या फिर पिता द्वारा। 13 नंबर का विकल्प बताइए आपको। ठीक है, तो माँ द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माँ में सिर्फ जो है यक्ष यानी एक समान, एक प्रकार के जो है ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी लिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं, और पिता में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, यक्स वाई। अब जैसे यक्स यक्स मिल गया, ठीक है, यक्स वाई मिल गया, तो इनके लिंग, इसके जो है हार्मोन से, यानी ये जो इनका लिंग निर्धारण का जो है तत्व इससे निर्धारित करेगा, ना कि माँ से। ठीक है, इसको बताया भी गया। उत्तर लेंस में आवर्धन होता है हमेशा ऋणात्मक, हमेशा धनात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या फिर शून्य। ठीक है, 14 नंबर का बताइए कि उत्तर लेंस का जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कि कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होती है, या फिर शून्य होती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? 14 नंबर का विकल्प बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हो सकता है, कभी धनात्मक हो सकता है, कभी ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। नेत्र का वह भाग जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है। ठीक है, कार्निया है, परतारिका है, रेटिना है, कि दृश्य तंत्रिका है। नेत्र का वह भाग जो पुतली को क्या करता है, पुतली का आकार क्या करता है? नियंत्रित करता है। 15 नंबर का आंसर बताइए आप लोग जो है कौन सा सही होगा। ठीक है, 15 नंबर का जो है आंसर कौन सा सही होगा, इसको आप लोग बताइए। तो जो इसमें कार्निया नहीं है, रेटिना भी नहीं है, दृश्य तंत्रिका भी नहीं, क्या है? परितारिका है, जो उस आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आँख में यहाँ पे परितारिका पाई जाती है। ठीक है, उसकी संरचना में आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर है, ओम के नियम में जो ओम का नियम है, बी बराबर क्या है? आई आर है, कि बी बराबर आई बटे आर है, या आर बटे आई है, या आई स्क्वायर आर है। इन चारों में से कौन सा सही है? बी बराबर क्या होता है? ओम का नियम आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, ओम के नियम में कौन सा सही है। ठीक है, तो ओम का जब डेरिवेशन करवाया गया था उसमें बताया गया था बी बराबर आई आर है, तो यही आपका क्या है? सही है। ठीक है, फिर फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम संबंधित है मोटर से, जनरेटर से, ट्रांसफार्मर से, हीटर से। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो किससे संबंधित है? दायां हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम जो है वो किससे संबंधित है? आप लोग इसको जानते होंगे, दाएं हाथ का नियम ये है। ठीक, किससे संबंधित है? मोटर से, जनरेटर से, ट्रांसफार्मर से, या फिर हीटर से। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। 17 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो मोटर से नहीं है, ट्रांसफार्मर से भी नहीं है, हीटर से भी नहीं है, किससे है वो? जनरेटर से। बायोगैस में मुख्य गैस होती है कौन सी? CO2, O2, CH4 या फिर N2। जो बायोगैस होता है उसमें वो कौन सी गैस होती है जो मुख्य रूप से इसमें उपस्थित होती है? ठीक है, तो मेथेन होती है। तो आपको ये ही पे टिक कर देना है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाइए। 19-20 को देखिए। 19-20 से जैव आवर्धन सबसे अधिक पाया जाता है उत्पादकों में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, या शीर्ष उपभोक्ता में। ठीक है, तो इसमें जो है 19 नंबर का आप लोग बताइए। ठीक है, हम आपको थोड़ी सी इस क्वेश्चन का 19 नंबर का और 20 नंबर का
20 है, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित होता है जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम तो जान जाएंगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें आपको आसान करते रहे हैं, 19 नंबर में भी और 20 नंबर में भी। ठीक है, ये आंसर आपका गलत है और ये आंसर आपका गलत है। इन दो में से यानी बी और डी में से आपको छांटना है कि 19 का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, और 20 में आपको बताना है कि कौन सा जो है वनों की कटाई को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको हम आसानी के लिए बता दें कि ना तो इसका जो है डी सही है और ना बी सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अब 19 और 20 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब उसके बाद में 60 आंसर पे आ जाइए। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का तार होता है वो पतली क्यों होती है? ठीक है, जो फ्यूज का तार होता है ऐसे लगा होता है, फ्यूज मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे मोटा तार ना होकर वो ऐसे पतला सा तार, एक तार ऐसे बना होता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, इसको आप लोग बताइए। 60 आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो है, ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है बताइए। ठीक है, तो इसका एक ही नियम है। ठीक है, कि वो पतली क्यों होती है? अगर विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा, विद्युत धारा अधिक प्रभावित हो गई, अधिक प्रवाहित हो गई, प्रवाहित हो गई, तो जो तार है, तार, वह जल्दी से गर्म होकर पिघल जाएगा। ठीक है, और टूट जाएगा, इससे वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होना रुक जाएगी और हमारा सारा यंत्र क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर है दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। ठीक है, तो जो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है वो क्या बताता है? वो कौन सा रूल बताता है? दाएं हाथ का जो अगुस्ट नियम है। ठीक है, अगुस्ट, अगुस्ट का जो नियम है वो क्या बताता है? ठीक, अगुस्ट का नियम जो है वो क्या बताता है? आप लोग बताइए। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इसको आप लोगों ने पढ़ रखा है, बताइए। ठीक है, तो जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है वो क्या बताता है? धारा की दिशा। ठीक है, अंगूठा हमेशा क्या बताता है? अंगूठा जो है धारा की दिशा में, यानी कि ये धारा की दिशा बताता है। अब परिभाषा आप लोग बनाकर लिख लीजिएगा। अंगूठा धारा की दिशा बताता है, और जो मुड़ी हुई ऐसे होता है, ऐसे देख लीजिए, ठीक इसी प्रकार से होता है। तो ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध, ठीक है, तो इसको आप लोग जानते होंगे। पहला किस पर डिपेंड करता है? चालक की लंबाई, यानी जो आपका चालक तार दिया गया है उसकी लंबाई कितनी। दूसरा डिपेंड करेगा
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर यानी उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तीसरा डिपेंड करेगा जो है पदार्थ का स्वभाव यानी पदार्थ पर, ठीक है, पदार्थ का स्वभाव इस पर डिपेंड करेगा। चौथा निर्भर करेगा आपका तापमान पर, इस पर तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, यानी पहला का आंसर ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरे का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये है, ठीक है। अब इसको आप लोग विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये आ जाए कि विद्युत धारा अधिक, मतलब ये विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों पतला होता है, तो आप उसको अच्छे से शब्दों को चुनकर बनाकर लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के समय जो फ्यूज लगाया जाता है वो फ्यूज का तार पतला इसलिए होता है कि यदि अधिक धारा प्रवाहित हो तो वो गर्म होकर जल्दी से पिघल जाएगा, जिससे वो टूट जाएगा और बाकी सारे यंत्र उस परिपथ के सुरक्षित बच जाएंगे। इसीलिए हम फ्यूज तार को पतला लगाते हैं, ठीक है। अंगुष्ठ का नियम, तो यदि हम अपने जो है दाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें या फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा तथा शेष मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे चित्र भी आप जो है बना सकते हैं। ऐसे चित्र बना दीजिए, ये अंगूठा हो गया और ये जो है बाकी चारों मुड़ी हुई उंगलियां हो गई, ठीक, ये बस, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, अगला कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो जो धातु होती हैं उनको अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, धातुओं को अभिक्रिया के घटते क्रम में रखना अभिक्रियाशीलता की श्रेणी कहलाती है। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी कहलाती है। अब फिर है इसका जो है एक उपयोग, इससे कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक से स्थापित कर सकती है, ये उसका एक उपयोग है, ठीक है। यानी एक दूसरे की अभिक्रियाशीलता पता चलता है, यानी उपयोग इसका कौन सा है, कौन सी धातु दूसरी धातु से, यानी जो दूसरी धातु है से कितनी क्रियाशील है, ठीक है, यही हमको इसमें पता चलेगा। यानी कौन सा कम है कौन सा अधिक है ये पता चलेगा। धोने के सोडा का बनाने की विधि लिखिए। तो जो धोने का सोडा है इसकी बनाने की विधि क्या है कि धोने का सोडा जो है इसका सूत्र होता है धोने के सोडा का Na2CO3 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। और जब हम सोडियम क्लोराइड से अमोनिया सोडा, ठीक है, विधि द्वारा हम क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड को अमोनिया सोडा विधि द्वारा हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं, सूत्र हमने इसका जो है लिख दिया है, ठीक है। फिर है पीएच मान अधिक होने का क्या अर्थ है। अगर पीएच आपका जो है अधिक हो गया, ठीक है,
पीएच मान आपका क्या हो गया, अधिक हो गया, तो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, विलयन आपका क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और जो OH आयन होते हैं, OH आयन की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, अधिक। OH आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में जो है अगला प्रश्न, द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर लिखिए। द्विविखंडन किसे कहते हैं और बहुविखंडन किसे कहते हैं। द्विविखंडन का मतलब होता है दो भागों में समान बांटना, यानी समान बंटवारा। ठीक है, और बहुविखंडन का मतलब होता है दो से अधिक भागों में। ठीक, यही बहुविखंडन और द्विविखंडन है। पादप हार्मोन ऑक्सिन का एक कार्य लिखिए। तो जो ऑक्सिन होता है पादप हार्मोन्स में, उसका जो है एक कार्य आपको बताना है। ये किसके कार्य में आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, तो ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, यानी वो बढ़ने में उनकी क्या करता है, सहायता करता है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जो जैव विविधता है, यानी जीवों में अंतर, उनका संरक्षण जो है क्या है, तो ये संरक्षण इसलिए आवश्यक है जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या आवश्यक है, जैव विविधता आवश्यक है। ठीक है, उसके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला विस्तृत है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए तथा इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप लोगों को ये विस्तृत क्वेश्चन लिखने के लिए बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। चुंबकीय प्रभाव पहले लिखेंगे, उसके बाद में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उसके बाद में इसके उपयोग लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो फैक्ट है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है। ठीक है, लॉन्ग आंसर है, पूरा लिखने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, वो पूरा लिखना पड़ेगा बोर्ड पर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, ये चीज़ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन को इतने भागों में बांट लेंगे और इसका आंसर आराम से दे देंगे। 4 नंबर का हमारा कोई आंसर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो है, अगला प्रश्न है, कार्बन के सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जब ये आप लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बन के सहसंयोजी यौगिक, फिर लिखना है इनके गुण, फिर हेडिंग डाल दीजिए गुण। उसके बाद में है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के प्रमुख उपयोग। तो एथेनॉल और उसके बाद में एथेनोइक।
ठीक है, के क्या लिखने हैं, उपयोग, इसके भी उपयोग लिखने हैं और इसके भी उपयोग लिखने हैं। इस प्रकार से जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आंसर को, तो आपका आंसर गलत भी नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये हेडिंग ये भी नोट कर लीजिए, इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का, मानव में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, श्वसन के विभिन्न चरणों को समझाइए तथा वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो मानव में श्वसन, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, नोट्स में भी लिखे होंगे। मानव में श्वसन, श्वसन के विभिन्न चरण, हेडिंग फिर क्या डालेंगे, श्वसन के विभिन्न चरण, यानी श्वसन जो है कितने चरणों में होता है, इसको डालेंगे। उसके बाद में वायवीय और अवायवीय में डिफरेंस आपको लिखना है। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो ये जो है आपका सेकेंड मॉडल पेपर था। ठीक है, इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा थोड़ा फैक्ट लिखिएगा, पर ज़्यादा नहीं। जो पॉइंटेड पूछा रहा है उसको आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आप हल कर लीजिएगा। आपके पेपर में, आपके जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। इसमें से हम जो कुछ ज़्यादा तो नहीं कराएंगे, लेकिन 4-5 मॉडल पेपर 6 कोशिश करेंगे कि आपके पेपर तक हम दे दें। ठीक है, अगर वो मॉडल पेपर आप हल कर लेंगे तो ये हम गारंटी लेते हैं कि लगभग 70% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे उससे। ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये टोटल क्वेश्चन सब NCERT के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अकेले मेहनत करना पड़ता है, अकेले बनाना पड़ता है, टाइप करना, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए 1-2 दिन एक दूसरे वीडियो आने में जो है डिले होती है। ठीक है, लेकिन ये टोटल जो है आपका NCERT बेस है। ठीक है, NCERT के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अगर इनको तैयार कर लेंगे तो ये पक्का है कि आपका 70% से 80% क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। तो इसी के साथ में फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।